हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज 10th हम मटेरियल हम ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें आर.एस. कुर्मी का हम सॉल्यूशन देंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन देंगे कि इससे रिलेटेड आपका और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगा। और ये आपका बेसिक होगा, जाहिर सी बात है आने वाला एग्जाम चाहे यूपी ट्रिपल एससी है, चाहे यूपी आर्मिनल हो, चाहे एसएससी जेई हो, और चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी डिप्लोमा डिवीजन वाले स्टूडेंट्स के लिए कराना है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक एक एक क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन यदि आपको आएगा तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आर.एस. कुर्मी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि वेन एवर द सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन, एज द बॉडी अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन इट सेट अप द सम रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। जब भी किसी भी बॉडी पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात हो डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन डिफॉर्मेशन होने के साथ उस बॉडी में कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। दिस रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया टू डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। यानी ऑप्शनल में यदि इसको सही करना पड़ेगा तो ऑप्शन में आप इसको बोलेंगे स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलता है कि द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एनी वन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इस सभी आपका स्ट्रेस की यूनिट है। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को जैसे डेल एल अपॉन एल को हम बोलते हैं स्ट्रेन। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल टू नो यूनिट, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन आपका नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, आपका ये डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज द स्ट्रेन। मीन्स स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। आपका ऑप्शनल होता है चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन विथ ओरिजिनल विथ, चेंज इन थिकनेस ओरिजिनल थिकनेस, चेंज इन डेप्थ ओरिजिनल डेप्थ, चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम, कुछ भी होगा आपका स्ट्रेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। when a body is subjected to two equal and opposite push, as a result of which the body tend to reduce its length, the stress strain induced in compressive। कह रहा है when a body is subjected to two equal and opposite push, मतलब धक्का देना, दोनों को हम दबाते हैं जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बल के द्वारा हम लोग उसको धक्का देते हैं, दबाते हैं। द रिजल्ट विच द बॉडी टेंड टू रिड्यूस द लेंथ, तो क्या उसकी लंबाई घटेगी, रिड्यूस होगा। द स्ट्रेस और स्ट्रेन, तब स्ट्रेस और स्ट्रेन किस प्रकार का कंप्रेसिव होगा, मतलब कह रहा है क्या जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु को किसी भी बॉडी को दबाते हैं तो क्या उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन होंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल, जब किसी भी बॉडी पर दो समान तथा विपरीत प्रकार के खिंचाव, पुल मतलब खिंचाव, ए रिजल्ट ऑफ विच बॉडी टेंड टू एक्सटेंड इट्स लेंथ, द स्ट्रेस स्ट्रेन इंड्यूस। जस्ट उस क्वेश्चन का अपोजिट है कि जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बल के द्वारा किसी भी वस्तु किसी भी बॉडी को खींचा जाता है तो क्या उसमें कौन कौन से स्ट्रेस इंड्यूस होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन देख रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन इंड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है खिंचाव में आपका टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन इंड्यूस होंगे, तो ये दोनों ही टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, as a result of which the body tend to shear off across the section, the stress strain produce। सिंपल सा आप देखेंगे कोई भी बॉडी है और इस पे हम लोग एक बॉडी को बांध दिया जाता है और इस पे से यदि हम लोग टेंजेंशियल लोड अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कट करके बाहर हो जाएगा। ये वाला सेक्शन आपका कट के आपका इधर बाहर हो जाएंगे और ये वाला नीचे आपका इस प्रकार से बचा रहेगा। तो कह रहा है कि इस टेंजेंशियल सेक्शन पर कौन से स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। कह रहा है रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड टू शियर अक्रॉस द सेक्शन, द स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस, कौन कौन से स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो जाहिर सी बात है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस है। जब कोई भी बल टेंजेंशियली लगता है तो जाहिर सी बात है उसमें आपका जो स्ट्रेस होगा वो शियर स्ट्रेस होगा और जो स्ट्रेन होगा वो भी शियर स्ट्रेन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर सीक्वेंस। जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, आप हमारे इस चैनल पर आप देखेंगे हुक्स लॉ का अलग वीडियो और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का मैकेनिकल प्रॉपर्टी में, तो जाहिर सी बात है इसमें आपका पहला प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता है, फिर आपका इलास्टिक लिमिट, फिर एल्ड पॉइंट, फिर आपका फेल्योर पॉइंट होता है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्यों होता है, कभी कभी किताब वाले दे देते हैं, कभी कभी ऑप्शन में आपको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता है। तो ऐसा कौन से केस में लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होता है, क्या लिमिट इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ फॉलो करता है या नहीं करता, उसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप हुक्स लॉ पढ़ेंगे, हुक्स लॉ से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा और साथ में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो हुक्स लॉ सिर्फ वहाँ तक फॉलो करता है जहाँ तक हमारा लाइन होगा वो सीधी लाइन जाएगा, यानी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो आपका ऑप्शन ए है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पहले आता है, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर यील्ड पॉइंट, फिर फेल्योर पॉइंट। हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू, देख रहे हैं यहाँ पर यील्ड पॉइंट, इलास्टिक, प्लास्टिक, ब्रेकिंग, यहाँ पर कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में आपका इलास्टिक लिमिट होता है। लेकिन यहाँ पर ये न हो कि यदि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता तो आराम से आप प्रोपोर्शनैलिटी मारते, उस समय इलास्टिक लिमिट नहीं आप सही करते। वेन एवर ए मटेरियल, इसको हम हटा देते हैं, आप ऑप्शन करेक्ट कर ही लेंगे। वेन एवर ए मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो कुछ ऐसे मटेरियल हमने बताया कि लिंक हम दे देंगे, आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे केस होंगे जिसमें हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं और स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो कह रहा है कि वेन एवर ए मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन, यानी जाहिर सी बात है इसको हम लोग बोल सकते हैं सीधे प्रतिबल सीधे विकृति, लीनियर एक प्रकार का, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बुल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो। तो लीनियर स्ट्रेस तथा लीनियर स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही हुक्स लॉ भी बोलता है। अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, अंडर द डायरेक्ट लोडिंग, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ऑप्शन में क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑप्शन सही कर लीजिए अपने बुक में जो आप सॉल्व करने के लिए रखे होंगे। द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दोज ऑफ द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द सेम। ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको ये दिखाना है कि ऐसे कौन से जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट वही होगा जो ऑप्शन में होगा। तो पहला स्ट्रेस स्ट्रेन प्रेशर, तो ये प्रेशर और स्ट्रेस तो ठीक है, स्ट्रेन यहाँ पर आ गया है तो होगा नहीं। स्ट्रेस फोर्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रेस प्रेशर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तो लग रहा ठीक। इसमें देखिए स्ट्रेन गलत हो गया, फोर्स गलत हो गया, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। ऑप्शन डी में स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, प्रेशर न्यूटन प्रति एमएम मीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी यूनिट आपका वही होता है जो स्ट्रेस की यूनिट होता है। ऑप्शन डी सही होगा, आप इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए चेंज इन लेंथ टेक प्लेस, व्हेन ए चेंज इन लेंथ टेक प्लेस, यदि हम लोग लंबाई में परिवर्तन को देखा जाए, लिया जाए, द स्ट्रेन इज नोन एज, भाई लीनियर स्ट्रेन इसको बोलते हैं। द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखिए इसमें होता क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस को हम लोग P/A लिख देंगे और इसका हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट आता है और इसकी वैल्यू को हम चाहे तो del/L कर दें। तो कह रहा है कि चेंज इन लेंथ निकालना है, आप यहाँ से निकाल लीजिए, del बराबर क्या हो जाएगा, PL/AE। तो ऑप्शन में जानते हैं किसी भी रॉड की लंबाई को दो तरीके से बढ़ा या घटा सकते हैं।
एक तो आप उसको खींचेंगे जैसा कि क्वेश्चन में कह रहे हैं, दूसरा यदि इसको हीट भी कर देंगे, गर्म कर देंगे, टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो आगे भी उस पर क्वेश्चन मिलेंगे कि इसकी लंबाई आपका एक्सटेंड करेगा। यदि टेम्परेचर कम करेंगे तो जाहिर सी बात है सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अभी फिलहाल में क्या कर रहा है, द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स। भाई टेंसाइल लगा रहे हैं प्लस डेल एल हो जाएगा, कंप्रेसिव लगाएंगे डेल एल बराबर माइनस पी एल अपान ए ही होता है। ये आप एकदम याद कर लेंगे। कभी कभी डब्लू लोड के द्वारा किसी कहेगा किसी राड पर, किसी भी राड पर, जैसे सपोज किसी भी राड पर डब्लू लोड लगाया गया है और कहेगा कि बताइए चेंज इन लेंथ, तो जाहिर सी बात है आपके डब्ल्यू एल अपान ए ही कहेंगे। सपोज कि ए डब्ल्यू अपान ए को सिग्मा एल अपान ई कभी कभी ऑप्शन में रहेगा, इसकी भी मान क्या होता है डेल। इसकी लंबाई में परिवर्तन इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा सही होगा, पी एल अपान ए। ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, पी एल अपान ए, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे तो कह रहा है कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। इसको आप याद करना पड़ेगा। हमने अपने लेक्चर में और नोट्स में भी ये मेंशन किया हूँ, जितनी इंपॉर्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका एग्जाम में पुट अप हो सकता है उसका हमने सीरीज बनाया हूँ। आप हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक सीरीज मिलेगा इंपॉर्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट मटेरियल जिसकी माइल्ड स्टील है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप भी होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, जाहिर सी बात है 210 किलो न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर स्टील के लिए होता है। तो ऑप्शन में 210 आप करेक्ट करेंगे। सबसे मैक्सिमम, कभी कभी सब मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मिनिमम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपसे पूछा जाएगा। तो आप मिनिमम रबर का होता है 0.0007 के टर्म्स में, और मैक्सिमम आपका डायमंड या टंगस्टन यदि दिया रहेगा तो वहाँ पर हो जाएगा। यंग मॉडुलस, क्वेश्चन नंबर 17, यंग मॉडुलस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। यंग मॉडुलस जाहिर सी बात है लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यंग मॉडुलस का डिफिनीशन ही होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। देखिए ऑप्शन ए लीनियर स्ट्रेस टू लैटरल स्ट्रेन गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन ये भी नहीं होगा। लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन ऑप्शन सी सही है। शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन ये नहीं होगा, ये तो शियर मॉडुलस होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, देखिए लीनियर स्ट्रेन लैटरल, ऑप्शन बी ए लैटरल टू लीनियर, ये भी दोनों ही गलत है। लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन ये भी आपका ऑप्शन गलत है। शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको जी बोलते हैं टाउ अपान फाई होता है। कभी कभी ऑप्शन में टाउ अपान फाई भी रहता है, आप उसको सही कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा इसका, डी करेक्ट कर लेंगे अपने जो भी आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, द यंग मॉडुलस, द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज द सेम एज द स्ट्रेस, बिल्कुल सही है। यंग मॉडुलस का यूनिट आपका जो होगा वही स्ट्रेस की यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टू बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दो राड हैं, दो छड़ है जो डिफरेंट मटेरियल का बना है। डिफरेंट मटेरियल का मतलब समझेंगे, डिफरेंट मटेरियल अलग अलग पदार्थों का बना है। एंड सेम साइज आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स, जो इसमें दोनों का जो हम टेंसाइल लोड लगाते हैं वो भी सेम है। इफ द बार हैव द यूनिट इलांगेशन, यूनिट इलांगेशन is the ratio of 2h/5, then the ratio of modulus of elasticity of the two material। दोनों मटेरियल अलग अलग बनने का मतलब एक पदार्थ का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ और है, दूसरे पदार्थ का कुछ और है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेते हैं, डेल एल बराबर क्या होता है, पी एल अपान ए। करा कि इफ द बार यूनिट इलांगेशन, यूनिट इलांगेशन जाहिर सी बात है सब कुछ समान है, बस आपका कह रहा कि टू बार डिफरेंट मटेरियल सेम साइज सब्जेक्टिव टू सेम टेंसाइल फोर्स, इफ द
bar have the unit elongation is the ratio of 2:5। यूनिट इलांगेशन मतलब स्ट्रेन का रेशियो दिया है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। यदि यहाँ पर यानी हम सिंपल सा डेल एल अपान एल कर दें तो P अपान ए ही हो जाएगा। यानी हम स्ट्रेन को ऐसे कह दें, स्ट्रेन इक्वल टू ये आपका स्ट्रेस बन जाएगा अपान एप्सिलॉन हो जाएगा, अरे सॉरी ई हो जाएगा। यानी फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, सिंपल सा स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपान ई। हुक्स लॉ ही है, सिग्मा इज इक्वल टू इंटू एप्सिलॉन। यदि कह रहा है कि सब कुछ समान है, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपान ए, सब साइज समान है, लोड भी उस पर समान दिया गया है, तो ए तो आपका कांस्टेंट है, ओवरऑल एप्सिलॉन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 अपान ई के। तो बताइए एप्सिलॉन 1 अपान एप्सिलॉन 2 मतलब अपान E2 अपान E1। E1 अपान E2 यानी आप E1 यानी एप्सिलॉन 1 अपान एप्सिलॉन 2 की वैल्यू 2h/5 दिया है, 2 अपान 5 इज इक्वल टू E2 अपान E1। तो E1 अपान E2 क्या हो जाएगा, E1 अपान E2 हो जाएगा 5 अपान 2। तो यही बोला गया है। तो देखिए क्वेश्चन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका जोड़ा गया है, आप फिर से समझ लीजिए। डेल एल का जो फार्मूला बनता है क्वेश्चन नंबर 4, डेल एल अपान पी एल अपान ए। ध्यान दीजिए कभी कभी आपका क्या होता है कि डेल एल 1 अपान डेल एल 2 के वैल्यू पूछा गया है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, और आपसे पूछा जाए डेल एल 1 अपान डेल एल 2 जबकि E1 और E2 का रेशियो दिया है, तो उस केस में आप सबको कांस्टेंट कर देंगे, डेल एल प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ई कर लेंगे, जस्ट आपका अपोजिट। बाकी हो सकता है कि आपका सब P दिया है, एरिया से वेरिएशन दिया है, और आपसे एरिया और इसमें आपका पूछा जाए E और एरिया में क्या रिलेशन है, तो आप इस फार्मूले से किसी भी प्रकार का कोई भी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ वैल्यू गिवन दिया रहता है और कुछ वैल्यू नहीं दिया रहता है, उस केस में रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा इसमें मिलेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन सिग्मा डायरेक्ट आपका एप्सिलॉन ही हो जाता है। यदि इसकी वैल्यू P अपान ए होता है जबकि इसकी वैल्यू सब कुछ कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एप्सिलॉन, तो E1 अपान E2 बराबर एप्सिलॉन 2 अपान एप्सिलॉन 1, जबकि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू 2:5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5:2। यानी ऑप्शन कौन सा मिलेंगे, ऑप्शन आपको मिलेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, व्हेन ए बार ऑफ लेंथ L डायमीटर D इज रिजिडली फिक्स एट द अपर एंड हैंगिंग फ्रीली, देन द टोटल इलांगेशन प्रोड्यूस। इसमें भी यदि आप थियरी में, हमारे लेक्चर में थियरी में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें क्वेश्चन जनरेट होंगे कि बताइए यहाँ पर स्ट्रेस का मान कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये जो फिक्स करके लटकाए हैं यहाँ पर कितना होगा। अभी फिलहाल में पूछा गया है व्हेन ए बार लेंथ L सब्जेक्टेड, व्हेन एक बार एक छड़ है जिसकी लंबाई L है, डायमीटर D है, रिजिडली फिक्स एट द अपर एंड, जिसका ऊपरी सिरा आपका दृढ़तापूर्वक बद्ध है, एंड द हैंगिंग फ्रीली और मुक्त रूप से लटकाया गया है, देन द टोटल इलांगेशन प्रोड्यूस बार ड्यू टू ओन वेट, अपना सेल्फ वार के कारण कितना इलांगेशन प्रोड्यूस होता है, तो ओवरऑल ऐसे टोटली WL अपान 2A ही होता है यदि टोटल वेट के टर्म में बोलेंगे। यदि स्मॉल वेट के टर्म में बोलेंगे, यदि भार निकालेंगे, तो आपका ये बी की वैल्यू सही हो जाएगा, रो जी L स्क्वायर अपान 2E होता है। रो जी L स्क्वायर अपान 2E ये सेल्फ वेट के कारण होता है, कभी कभी सेल्फ वेट के कारण ये भी पूछ देता है। टोटल वेट के केस में WL अपान 2A, जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन और द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू वॉल्यूम, इसको हम G से मल्टीप्लाई करेंगे, G से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर रोजी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। रोजी इंटू वॉल्यूम मतलब कैपिटल W बराबर रोजी इंटू वॉल्यूम के टर्म में रखेंगे तो आपका ये फार्मूला, इस वाले फार्मूला से हम इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कभी ये क्वेश्चन में आंसर में रहेगा, कभी ये रहेगा, तो आप दोनों ही फार्मूला याद कर लेंगे।
डब्ल्यू एल अपान टू ए ही होता है, या रो जी एल स्क्वायर अपान रो जी एल स्क्वायर अपान टू ई होता है। तो कितने टर्म में हम फिर से लिख दे रहे हैं, या तो ये पूछेगा, या तो ये डायरेक्ट रहेगा, या रो जी एल स्क्वायर अपान टू ई रहता है, या डब्ल्यू एल अपान टू ए ई, कुछ भी रहेगा। ये सेल्फ वेट के कारण लंबाई में परिवर्तन आपका होगा, और आप याद रखेंगे डब्ल्यू एल अपान टू ए ई, रो जी एल स्क्वायर अपान टू ई, या डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान टू ई। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, द डिफॉर्मेशन ऑफ ए बार अंडर द इट्स ओन वेट, द डिफॉर्मेशन ऑफ बार अंडर इट्स ओन वेट, अपने स्वयं के भार के कारण, द डिफॉर्मेशन इफ द सेम बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड। देखिए डायरेक्ट लोड हम दोनों फिगर बना दे रहे हैं, एक आपका ऐसा जो इस पे डब्ल्यू लोड हम लगा रहे हैं, एक ऐसा जिसका खुद भार कुछ कार्य करेगा। तो ये जो लोड लगा रहे हैं डेल एल की वैल्यू हमने बताया था कि वो हुक्स लॉ से फॉलो करेगा, इसकी वैल्यू डब्ल्यू एल अपान ए होता है, और सेल्फ वेट के कारण कितना होता है, डब्ल्यू एल अपान टू ए होता है। तो जाहिर सी बात है सेल्फ वेट वाला है, तो सेल्फ वेट वाला डब्ल्यू एल अपान टू ए, चाहे तो आप इसको लगा सकते हैं, ए वाली इस वाले को डेल एल। तो सेल्फ वेट जो होता है, सेल्फ वेट के कारण जो इलांगेशन होता है वो डब्ल्यू लोड लगाने के कारण का आधा होता है। तो इसमें देखिए कौन से सही होंगे। करा द डिफॉर्मेशन ऑफ बार अंडर इट्स ओन वेट इज द हाफ द डिफॉर्मेशन इफ द सेम बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड अंडर द वेट ऑफ द बॉडी। तो जाहिर सी बात है हाफ आप लिखेंगे आधा। कैसे हमने बताया था, सेल्फ वेट के कारण कितना होता है, डब्ल्यू एल अपान टू ए। आप कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट पूछा जाता है इस फार्मूले के टर्म में, हालांकि अभी अभी इसके पहले आप ये वाले देखे थे। खुद डब्ल्यू लोड लगाने के कारण कितना निकाले थे, पी एल अपान ए या डब्ल्यू एल अपान ए। तो जाहिर सी बात है एक लोड लगाने के कारण, ये सेल्फ वेट के कारण, तो सेल्फ वेट वाला आधा है, इसकी आधा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, द इलांगेशन ऑफ कोनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट, द इलांगेशन ऑफ कोनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट दैट द प्रिज्मेटिक बार ऑफ द सेम लेंथ। तो अब देखते हैं, अब ये देखते हैं कि इसमें कोनिकल बार का सेल्फ वेट के कारण कितना होता है। अभी अभी आप निकाले कि अभी अभी जो हम लोग निकाला गया है कि क्या, द इलांगेशन ऑफ कोनिकल बार अंडर द ओन वेट इज दैट ऑफ प्रिज्मेटिक बार ऑफ द सेम लेंथ। तो यहाँ पर दो दे दिया है आपका क्वेश्चन, जैसे सपोज कि एक हम लोग एक प्रिज्मेटिक बार हैं और यहाँ पर एक कोनिकल बार दिया है, इसके कारण सेल्फ वेट रो जी एल स्क्वायर या स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान टू ई लिखते थे, यहाँ पर रो जी एल स्क्वायर अपान 6e लिखा जाता है। तो रो जी एल स्क्वायर या स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान टू ई, स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 6e किसके कारण, कोनिकल के कारण। किसके कारण, प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि यदि किसी भी अवयव की क्रॉस सेक्शन पूरी लंबाई पर एक समान हो तो उसको प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्शन हर जगह पर पूरी लंबाई पर समान नहीं है तो इसको नॉन प्रिज्मेटिक बोलते हैं। अब बताइए इस फार्मूले में कितने का अंतर है, जाहिर सी बात है 1/3 का अंतर है। तो 1/3 आपका ए कम इलांगेट होगा, और ये वाला इसका इलांगेशन आपका जाहिर सी बात है 1/6 है, इसका 1/2 है। तो जाहिर सी बात है कौन ज़्यादा इलांगेशन होगा, तो एक 1/3 इसका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 1/3 कहीं होगा, ऑप्शन सी आपका 1/3 होगा। आप याद रखेंगे, हालांकि इसके बाद वाला क्वेश्चन वही है। द लेंथ ऑफ द कोनिकल बार एल डायमीटर ऑफ बेस इज डी एंड the weight per unit volume is small w, it is fixed at its upper end and hanging freely. The elongation of the bar under the action of one weight will be, तो WL स्क्वायर अपान 6e होता है और इसको प्रूव कराया जाता है। यदि इसको भी आप समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हमने इसको बनाया हूँ, यहाँ पर भी इसको डेरिवेशन करते वक्त काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है
कि इस प्रकार से जाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, स्ट्रेस का वेरिएशन किस प्रकार से होगा, स्ट्रेन का वेरिएशन किस प्रकार से होगा, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ कहाँ पर होगा। कभी बीच में आपका यहाँ पर यदि स्ट्रेस पूछ दिया जाएगा तो आराम से यदि कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिलहाल में भी हम लोग क्वेश्चन आरएस कुर्मी का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो उससे इर्द गिर्द ही हम लोग रहेंगे, बाकी ज़्यादा किसी कॉन्सेप्ट में अंदर नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्ट्रेन रोसेट ये भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं थियोरी वाले में। तो मेजर द लीनियर स्ट्रेन आपका ऑप्शन नंबर बी रहता है। ए बार ऑफ लेंथ एल मीटर एक्सटेंड बाई एल mm अंडर द टेंसाइल लोड, ठीक है ना, अंडर द टेंसाइल लोड या टेंसाइल फोर्स ऑफ पी, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बार। जाहिर सी बात है, करा एक छड़ जिसकी लंबाई एल मीटर है, एक्सटेंडेड बाई स्मॉल एल mm अंडर द टेंसाइल फोर्स पी, द स्ट्रेन प्रोड्यूस, स्ट्रेन कितना होगा, तो भाई चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है। चेंज इन एक्सटेंड कितना हुआ, एल mm, तो चलिए एल mm रख देते हैं। ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल मीटर है, एल मीटर को एल mm में बदल लेंगे, एल mm में बदलेंगे तो जाहिर सी बात है नीचे आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर जाके आपको 10⁻³ करना पड़ेगा, तो 0.001 आपका ये आंसर हो जाएगा। द एक्सटेंशन ऑफ कोनिकल बार टेपरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर d1 एट 1 end, टेपरिंग यूनिफॉर्मली देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार से एक आपका डायमीटर d1 है, दूसरे तरफ का d2 है, जाहिर सी बात है d1 इज ग्रेटर देन d2 किस इस प्रकार से बता रहा है। द एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर बार टेपरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर d1 एट 1 end एंड डायमीटर d2 एट अदर एंड, सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल, दोनों तरफ पी लोड यहां पर लगाया जा रहा है, एट अदर एंड एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल पी गिवन बाई। इसका डेरिवेशन जब करेंगे 4pl अपान पाई ई d1 d2 होता है, 4pl अपान पाई d1 d2 होता है। ये आपको थियरी में पढ़ेंगे तो आसानी से आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक सेक्शन माना जाता है x दूरी पर और एक प्रमेय लगाया जाता है, और प्रमेय लगाने के बाद यहाँ निकाल लेंगे और डेरिवेशन कर देंगे, आराम से आ जाएगा। तो 4pl अपान पाई d1 d2 आपका आंसर सही हो जाएगा कि एक टेपरिंग राड है जिसके एक सिरे का डायमीटर d1 है, दूसरे का d2 है, तो d1 बड़ा हो सकता है, कभी d2 बड़ा हो सकता है। आप इस वजह से जो क्वेश्चन रहेगा उसको आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई d1 से d2 टेपरिंग हो रहा है या d2 से d1, चूंकि इस पे ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। 4pl अपान पाई ई d1 d2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है, कई एग्जाम में इसमें पुटअप भी हुआ है। द एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर बार टेपरिंग यूनिफॉर्मली डायमीटर d1 एट 1 end एंड डायमीटर d2 एट अनदर end, तो जाहिर सी बात है एक आपका डायमीटर d1 है, दूसरा d2 है, जाहिर से टेपरिंग है, एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल है। चलिए ठीक है, एक्सियल पुल पी लगाते हैं, एक d1 है एक d2 है। द एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर बार डायमीटर d1 d2 सब्जेक्टेड टू एक्सियल, एक हमारा क्या है, जैसे सपोज कि एक एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर राड, एक सर्कुलर राड है जिसका डायमीटर आपका d है, तो बताइए निकालना पड़ेगा कि क्या होगा, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन। तो सिंपल सा इसका डेल एल कितना निकालते थे, 4pl पाई ई d1 d2 ये होता था। यदि हम उसको निकाला जाए, देखिए इसको निकाला जाए, इसको मिटा दिया जाए थोड़ा सा, यदि सपोज कि एक सर्कुलर राड को निकाला जाए, डेल एल बराबर pl अपान ए ही होता है। ए की वैल्यू कितना जानते हैं सर्कुलर के लिए, π/4 × d², तो यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर इसमें π/4 d² कर सकते हैं।
दोनों को बराबर करिए, दोनों को बराबर रखेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, पीएल पीएल कट जाएगा, सब कुछ कटेगा। 4 से 4 इधर ऊपर जाके 4 से 4 भी कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा। बस बचेगा क्या, डी स्क्वायर बराबर, हम यहाँ से हटा ही देते हैं सबको, बचेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू d1 d2 और d बराबर अंडर रूट d1 और d2। कभी कभी कहता है कि एक राड है जिसका टेपरिंग है, डायमीटर d1 है d2 है, यदि इसको हम पिघला करके कितने डायमीटर का हम सर्कुलर राड, प्रिज्मेटिक राड बना सकते हैं, सेम लंबाई, सेम मटेरियल आदि आदि का, तो d बराबर d1 d2 कर देंगे। जैसे 4 mm है, 2 mm है, तो 4 दूना 8 अंडर रूट कर देंगे तो कहेंगे 8 mm डायमीटर का आप राड को उसी मटेरियल का, उतनी लंबाई का बना सकते हैं। तो कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा तो आप घबराएंगे नहीं, उस समय आप कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 28 का। दोनों का आप फार्मूले को बराबर रखेंगे, 4pl अपान पाई ई d1 d2 बराबर आप कहेंगे pl अपान ए ही होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 4 इधर चला जाएगा, इसको हम यदि हटा दें तो 4 इधर चला जाएगा, 4pl कट जाएंगे, पाई d1 पाई से पाई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, बचेगा ये दोनों, बचेगा डी स्क्वायर अपान ई, डी स्क्वायर अपान d1 d2 हो जाएगा और d बराबर अंडर रूट d1 d2, यही है इक्वल टू, आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इज मोर देन the ultimate compressive stress. The maximum stress produced in the bar in tapering section. हमने कहा था टेपरिंग सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होंगे भाई। तो जाहिर सी बात है इस पे आपका पी लोड लगता है, इस पे भी पी लोड लगता है, पी लोड लगता है। यहाँ पर आप स्ट्रेस निकालेंगे लार्जर वाले पर, तो पी अपान एरिया A1, मान लेते एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। यहाँ पर सिग्मा 2 निकालेंगे, P अपान एरिया A2, यहाँ पर समझ के सिग्मा 1 निकालेंगे। आप बताइए कि एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2 बिकॉज D1 इज ग्रेटर देन D2। तो एरिया यदि बड़ा होगा तो स्ट्रेस कम होगा, तो स्ट्रेस किस पे ज़्यादा होगा, जिस पर डायमीटर आपका कम होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन फिर से देखिएगा, कह रहा था मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस ऑफ द बार टेपरिंग सेक्शन, तो कह रहा स्मॉलर एंड या लार्जर एंड, मिडिल, तो कहाँ बताएंगे, बताइए कहाँ बताएंगे, स्मॉलर कहाँ बताएंगे, स्मॉलर। ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, स्मॉलर। बाकी 30 क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन लगाने का, चाहे हमारा खुद का क्वेश्चन सीट हो, चूँकि हमारा खुद का हमने सोम का 2000 सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन हर चैप्टर का 100, 150, 200 क्वेश्चन है, लेकिन उसको भी 30 क्वेश्चन को पार्ट में लेकर आपको आए हैं। तो उसको भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लोग को शेयर कर दीजिए। बाकी आरएस कुर्मी का भी हम लोग 30 पार्ट वाइज करके हम सॉल्व करेंगे। बाकी आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही।